ठीक है। नमस्कार। आज हम पर्यावरण के जो ताज़ा घटनाक्रम हैं उनकी गहराई में उतर रहे हैं। खास तौर पर 2024-2025 की कुछ सबसे अहम गतिविधियों और रिपोर्टों पर ध्यान देंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हैं, राष्ट्रीय नीतियां हैं, संरक्षण की कुछ कामयाबियां भी हैं। हमारा मकसद है इन सब जानकारियों से सबसे ज़रूरी बातें निकालना और समझना कि इनका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सभी विषय मतलब जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण, ये सब आपस में काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। आज हम यही देखेंगे कि दुनिया भर के प्रयास, भारत के अपने कदम और जो जमीनी स्तर की पहलें हैं, वो कैसे हमारे पर्यावरण के भविष्य पर असर डाल रही हैं। हाँ, तो शुरुआत आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड से करते हैं। अभी हाल ही में रामसर कन्वेंशन की COP15 बैठक हुई विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में, जुलाई 2025 में। थीम थी इसकी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। सुना है काफी बड़ी बैठक थी ये। हाँ, काफी बड़ी थी। इसमें 1772 सदस्य देशों के 1280 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देखिए, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि दुनिया भर में वेटलैंड्स का संरक्षण हो और उनका समझदारी से उपयोग हो। COP15 इसलिए खास थी क्योंकि इसमें विक्टोरिया फॉल्स घोषणा अपनाई गई। ये घोषणा वैश्विक स्तर पर वेटलैंड्स मैनेजमेंट के लिए पॉलिटिकल विल और संसाधन जुटाने पर जोर देती है। और हाँ, एक नया 5वां रणनीतिक प्लान 2025-2034 भी अपनाया गया। इसमें 4 मुख्य लक्ष्य हैं, जैसे वेटलैंड्स के नुकसान को रोकना, उनके टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना और संरक्षण के लिए फंडिंग और सहयोग बढ़ाना वगैरह। अच्छा, यहाँ भारत के लिए क्या कुछ खास रहा? सुनने में आया कि भारत ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। पहली बार भारत के 2 शहरों को, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन मिला। ये उनके जो वेटलैंड संरक्षण के प्रयास हैं, उनको एक तरह से मान्यता देता है। और भारत ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पेश किया था, आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना। अच्छा, और उसे मान लिया गया? हाँ, उसे सभी 172 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। ये भारत का जो मिशन लाइफ है, मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली, उसी विचार के अनुरूप है जिसे प्रधानमंत्री ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा है। तो ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय जीवन शैली जो है वो वैश्विक संरक्षण प्रयासों से जुड़ सकती है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे जीवन शैली को वेटलैंड संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। जी। अच्छा, क्या कोई हालिया वैश्विक रिपोर्ट भी है जो इनकी स्थिति बताती हो, वेटलैंड्स की? हाँ, बिल्कुल। जुलाई 2025 में ही ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट आई थी और इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि 1970 के बाद से दुनिया की लगभग 22% से अधिक आर्द्र भूमि, मतलब करीब 411 मिलियन हेक्टेयर, वो खत्म हो चुकी है। 22%? जी काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और मुख्य कारण वही शहरीकरण, औद्योगिक विकास और वो जो आक्रामक प्रजातियां फैल रही हैं। लेकिन जो बची हुई वेटलैंड्स हैं, उनसे सालाना अनुमानित 8 ट्रिलियन से 39 ट्रिलियन तक का आर्थिक लाभ मिलता है। और रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर इन बची हुई आर्द्र भूमियों का 2050 तक सही से प्रबंधन किया जाए तो उनका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, NPV जिसे कहते हैं, वो 205 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकता है। 205 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब इनके संरक्षण का आर्थिक महत्व भी जबरदस्त है। बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट आगे क्या करने का सुझाव देती है, क्या रास्ते बताती है? देखिए, रिपोर्ट 4 मुख्य रास्ते सुझाती है। पहला, कि प्रकृति के मूल्य को पहचानें और उसे आर्थिक फैसलों में शामिल करें। दूसरा, वेटलैंड्स को वैश्विक जल चक्र का अहम हिस्सा माने। तीसरा, इनके संरक्षण के लिए नए वित्तीय समाधान खोजें। और चौथा, इनमें पब्लिक और प्राइवेट निवेश बढ़ाएं, खासकर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के तौर पर। और ये सुझाव जो हैं वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों से भी मेल खाते हैं, जैसे 2030 तक 30% खराब हो चुके इकोसिस्टम को ठीक करना और 30% भूमि और जल क्षेत्रों का संरक्षण करना। समझ गया। अच्छा, भारत में वेटलैंड सिटी के अलावा क्या नई रामसर साइट्स भी जुड़ी हैं? हाँ, वो भी हुआ है। जून 2025 में राजस्थान में 2 नई साइट्स, एक खीचन फलौदी में और दूसरी मिनार उदयपुर में, इनको रामसर साइट का दर्जा मिला। इससे भारत में अब कुल 91 रामसर साइट्स हो गई हैं और ये एशिया में सबसे ज्यादा है। 91? ये तो काफी अच्छी संख्या है। जी,
इससे पहले फरवरी 2025 में भी 4 और साइट्स जोड़ी गई थी, तो ये भारत की जो वेटलैंड संरक्षण की प्रतिबद्धता है उसे दिखाता है। और एक जानकारी और, सऊदी अरब भी अगस्त 2025 में रामसर कन्वेंशन का 173वां सदस्य बन गया है। अच्छा। चलिए अब वेटलैंड से बाघों की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व को लेकर एक बड़ी खबर आई है ना? विस्तार हुआ है उसका। हाँ बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है STR, उसका काफी विस्तार किया गया है। अगस्त 2025 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने लगभग 1045 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ने की मंजूरी दी। तो अब इसका कुल क्षेत्रफल 3600 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है और अब ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा? अच्छा, इस विस्तार का क्या महत्व है? मतलब सिर्फ क्षेत्रफल बढ़ने के अलावा? और रामगंगा वो शामिल हो गए हैं। मतलब अब दक्षिण बंगाल का पूरा बाघों वाला इलाका, पूरा लैंडस्केप एक ही प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया है। इससे क्या होगा कि संरक्षण की जो रणनीतियां हैं उन्हें लागू करना आसान होगा और NTCA के दिशा निर्देशों का पालन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। सही। और सबसे बड़ा कौन सा है वैसे? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और हाँ, अगस्त 2025 तक देश में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 58? जी। अच्छा, क्या कोई नया टाइगर रिजर्व भी घोषित हुआ है हाल में? जी हाँ, हुआ है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। ये शिवपुरी जिले में है। अच्छा, माधव नेशनल पार्क। हाँ, और फिलहाल वहाँ 5 बाघ हैं, जिनमें 2 नए शावक भी शामिल हैं जो हाल ही में जन्मे हैं। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। और ग्लोबल टाइगर डे जो 29 जुलाई को होता है, 2025 की थीम क्या थी? 2025 की थीम थी स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, बाघ संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत अहम होती है और भारत के लिए तो ये खास मायने रखता है क्योंकि दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ यहीं हैं। हाँ, ये तो है। मार्च 2025 तक भारत में अनुमानित 3682 बाघ थे और अगर आप तुलना करें तो 2006 में ये संख्या सिर्फ 1411 थी। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, काफी बढ़ोतरी हुई है। जी, और इस अवसर पर प्लास्टिक मुक्त टाइगर रिजर्व अभियान भी शुरू किया गया, जो संरक्षण के साथ स्वच्छता को भी जोड़ता है। बढ़िया। तो बाघ संरक्षण में अच्छी प्रगति दिख रही है। अब जरा जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता की बात करते हैं। जून 2025 में बॉन, जर्मनी में एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, SB62। सुना ये अगली बड़ी बैठक COP30 के लिए तैयारी का हिस्सा था। बिल्कुल। ये बेलेम, ब्राजील में जो COP30 होनी है उसके लिए एक तरह की, आप कह सकती हैं, तकनीकी तैयारी बैठक थी। इसमें कई जटिल मुद्दों पर बातचीत हुई। एक मुख्य फोकस था ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, GGA पर। मतलब इसका मकसद है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनसे निपटने के लिए देशों के प्रयासों को कैसे मापा जाए, कैसे ट्रैक किया जाए। इस पर काफी बहस हुई कि कौन से संकेतक इस्तेमाल किए जाएं, कैसे करें। और जलवायु वित्त का क्या हुआ? क्लाइमेट फाइनेंस, ये तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ, और इस बार भी रहा। जो विकासशील देश हैं, जिनमें भारत, G77 प्लस, चीन समूह और अफ्रीकी देश शामिल थे, उन्होंने विकसित देशों पर दबाव डाला कि भाई पेरिस समझौते के तहत आपकी जो वित्तीय मदद की प्रतिबद्धता है उसे पूरा करें। 2035 तक सालाना $300 बिलियन के नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। यानी मामला अटका रहा। हाँ, और लॉस एंड डैमेज फंड, जो जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बना है, उसमें भी पैसों की भारी कमी देखी गई। हालांकि एक जगह थोड़ी प्रगति हुई, वो है जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम। मतलब कोयले जैसी पुरानी तकनीकों से नई हरित तकनीकों की ओर न्याय संगत तरीके से कैसे बढ़ें, इस कार्यक्रम पर कुछ सहमति बनी। तो कुल मिलाकर वित्त के मोर्चे पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की हालिया रिपोर्ट क्या कहती है? क्या स्थिति वाकई चिंताजनक है? WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट, जो मार्च 2025 में आई थी, वो तो बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती है।
रिपोर्ट के अनुसार 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल रहा। सबसे गर्म साल? हाँ, वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.55 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उनकी मात्रा वायुमंडल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। महासागर अभूतपूर्व रूप से गर्म हो रहे हैं और समुद्र का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। 2014 से 2023 के बीच समुद्र स्तर बढ़ने की जो दर थी 4.77 मिलीमीटर प्रति वर्ष, वो पिछले दशक 1993-2002 की दर से दोगुने से भी ज्यादा थी। बाप रे, ये तो वाकई चिंताजनक आंकड़े हैं। जी, और इन्हीं वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने अपना 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और हवा की गुणवत्ता? IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 क्या बताती है, खासकर शहरों के बारे में? वायु गुणवत्ता की स्थिति भी दुर्भाग्य से अच्छी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के केवल 17% शहर ही WHO के जो वायु प्रदूषण दिशा निर्देश है उनको पूरा करते हैं। केवल 7 देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, वो WHO के वार्षिक औसत PM 2.5 के मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को पूरा करते हैं। PM 2.5 मतलब हवा में जो बहुत महीन कण होते हैं। सिर्फ 7 देश? हाँ, और 2024 में 5 सबसे प्रदूषित देश थे: चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो और भारत। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में चाड के नज़ामेना पहले, नई दिल्ली दूसरे और ढाका तीसरे स्थान पर थी। लगभग 91% देशों में हवा की गुणवत्ता WHO के मानकों से खराब थी। नई दिल्ली दूसरे नंबर पर, ये तो चिंता की बात है। भारत के शहरों के बारे में क्या? CREA की एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 2025 में, वो क्या कहती है? जी हाँ, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट थी वो। उसके अनुसार PM10, जो थोड़े बड़े कण होते हैं, के स्तर के मामले में 2024 में राजस्थान का श्रीगंगानगर भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, और PM 2.5 महीन कण के मामले में मेघालय का बर्नीहाट सबसे प्रदूषित पाया गया। श्रीगंगानगर और बर्नीहाट? हाँ, और चिंता की बात यह है कि 2024 में जिन शहरों का PM10 डेटा उपलब्ध था, उनमें से 206 शहर भारत के अपने राष्ट्रीय मानकों NAAQS से भी ऊपर थे। इसी तरह PM 2.5 के लिए डेटा वाले 256 में से 150 शहर राष्ट्रीय मानकों से ऊपर थे। तो ये दिखाता है कि भारत में वायु प्रदूषण एक बहुत व्यापक समस्या बनी हुई है। ये आंकड़े तो साफ इशारा कर रहे हैं। तो इन सब चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, इनसे निपटने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? हमने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण NDA के गठन के बारे में सुना था। ये क्या है? हाँ, अगस्त 2025 में भारत ने ये राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NDA का गठन किया है। इसका काम है पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत जो कार्बन बाजार से जुड़ी परियोजनाएं होंगी, उनका मूल्यांकन करना, अनुमोदन करना और उनकी निगरानी करना। ये एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों में प्रभावी ढंग से भाग ले सके और जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनका लाभ उठा सके। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करेंगे और इसमें 21 मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अच्छा, ये तो एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है। इसके अलावा कुछ और नहीं, पहले गुरुग्राम में मातृवन शुरू हुआ है, ये क्या है? मातृवन एक दिलचस्प पहल है। ये अगस्त 2025 में गुरुग्राम में शुरू हुई। ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है और इसके तहत अरावली क्षेत्र में 750 एकड़ में एक थीम आधारित शहरी जंगल विकसित किया जाएगा। 750 एकड़ शहरी जंगल? ये शहरी हरियाली बढ़ाने का एक प्रयास है। इसी तरह जुलाई 2025 में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 भी अधिसूचित किए हैं। ये नियम पूरे भारत में जो रासायनिक रूप से प्रदूषित जगह हैं, उनकी पहचान, मूल्यांकन और सफाई के लिए एक कानूनी ढांचा बनाते हैं और प्रदूषक भुगतान करेगा, पॉल्यूटर पेज सिद्धांत पर जोर देते हैं। समझ गया। प्रोजेक्ट समुद्रयान के बारे में भी काफी चर्चा है। सुना है इसमें इंसान गहरे समुद्र में भेजे जाएंगे। हाँ, ये भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन है। इसके लिए मत्स्य 6000
MATS-YA6000 नाम की एक पनडुब्बी बनाई जा रही है। इसे NIOT और VSSC मिलकर विकसित कर रहे हैं। ये टाइटेनियम से बनी है और 3 लोगों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकेगी। हाल ही में तैयारी के तौर पर 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने फ्रांसीसी पनडुब्बी में अटलांटिक महासागर में गोता भी लगाया था। 6 किलोमीटर, इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में जो मौजूद संसाधन है उनका पता लगाना है और साथ ही संबंधित तकनीकों का विकास करना है। अच्छा। और तमिलनाडु में हॉर्नबिल पक्षियों के लिए एक संरक्षण केंद्र बन रहा है। ये पक्षी तो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं ना? जी बिल्कुल। यह भारत का अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होगा, जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है। यह पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की 4 प्रजातियों ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। और इन्हें जंगल का किसान भी कहते हैं। हाँ, अक्सर कहते हैं, क्योंकि ये बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं, जिससे जंगलों को पनपने में सहायता मिलती है। सही। एक और बड़ी उपलब्धि इथेनॉल ब्लेंडिंग के मोर्चे पर हुई है। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। ये बात सही है। हाँ, ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण E20 का लक्ष्य जो था वो मूल रूप से 2030 के लिए रखा गया था, लेकिन इसे 2025 में ही हासिल कर लिया गया है। 5 साल पहले। हाँ, और सोचिए 2014 में ये मिश्रण दर सिर्फ 1.5% थी। इसके कई फायदे हुए हैं। किसानों को अतिरिक्त आय हुई है, पेट्रोलियम आयात में कमी से विदेशी मुद्रा बची है और CO2 उत्सर्जन में भी कमी आई है। अब सरकार इसे बढ़ाकर 27% E27 करने पर विचार कर रही है। E27 ये तो काफी महत्वाकांक्षी है। तो ये तो कुछ बड़ी और खास पहले हुई। क्या इनके अलावा कुछ और रुझान या खास किस्म के कदम दिख रहे हैं जिनसे पता चले कि भारत पर्यावरण के मोर्चे पर किन दिशाओं में आगे बढ़ रहा है? मतलब कोई पैटर्न? हाँ, कई और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो कुछ खास ट्रेंड्स दिखाते हैं। अगर हम देखें तो पहला, तकनीक और अनुसंधान पर बहुत जोर है। जैसे पहली बार देश में ही पोलर रिसर्च वेसल, मतलब बर्फीले इलाकों में शोध करने वाला जहाज बनाने के लिए समझौता हुआ है। फिर कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर, वो 2026 में चालू होने की उम्मीद है। और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS पर शोध के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। परमाणु ऊर्जा पर भी फोकस है। हाँ, और मध्य प्रदेश में NTPC ने दुनिया का पहला ऐसा प्लांट शुरू किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाएगा। तो ये सब दिखाते हैं कि भारत ऊर्जा सुरक्षा और नई क्लीन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। ठीक है। और दूसरा ट्रेंड है संरक्षण क्षेत्रों का विस्तार और उनका बेहतर प्रबंधन। गुजरात ने कच्छ में गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश ने स्पीति घाटी में राज्य का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तारसार चू बनाया है। उड़ीसा ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। और दार्जिलिंग में देश का पहला वन्य जीव बायोबैंक फ्रोजन जू स्थापित किया गया है, जहां लुप्तप्राय प्रजातियों के जेनेटिक सैंपल रखे जाएंगे। तो ये सब संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से मैनेज करने की कोशिशें हैं। सही, संरक्षण पर भी ध्यान है। तीसरा ट्रेंड से संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन 2021-2030 लाया गया है। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान SMS नीति शुरू की गई है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो ये नीतिगत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को मुख्यधारा में लाने के प्रयास हैं। और चौथा है खास समस्याओं के लिए लक्षित समाधान निकालना, जैसे कीटनाशकों के छिड़काव के समय सुरक्षा के लिए किसानों के लिए भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया गया। असम में पहली बार गंगा डॉल्फिन को टैग किया गया ताकि उनकी निगरानी हो सके। और गोवा का मर्मगांव पोर्ट वो जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI पर लिस्ट होने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। तो ये दिखाता है कि खास जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल।
तो ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, तकनीक से लेकर नीति और जमीनी संरक्षण तक। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालें। सागरमाथा संवाद का जिक्र हुआ था, वो क्या था? हाँ, सागरमाथा संवाद मई 2025 में काठमांडू, नेपाल में हुआ था। इसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। इसमें भारत ने हिमालयी देशों से अपील की कि वो हिम तेंदुए, बाघ और तेंदुए जैसी जो बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत मिलकर काम करें। ये पहाड़ों के जो नाजुक इकोसिस्टम है, उन पर जलवायु परिवर्तन के असर को देखते हुए एक महत्वपूर्ण संवाद था। अच्छा, एशियाई शेरों की गिनती के नतीजे भी आए थे। क्या स्थिति है गुजरात के शेरों की अब? हाँ, मई 2025 में घोषित नतीजों के अनुसार गुजरात के गिर वनों में एशियाई शेरों की आबादी बढ़कर 891 हो गई है। ये 2015 की पिछली गिनती से 217 ज्यादा है, तो इसे संरक्षण प्रयासों की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये वाकई दुखद है। याला ग्लेशियर नेपाल में है और ये हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के उन ग्लेशियरों में से एक था जिनकी दशकों से सबसे बारीकी से निगरानी की जा रही थी। मई 2025 में इसे मृत घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इतना पिघल चुका है कि अब इसमें बर्फ जमा होने की बजाय सिर्फ पिघल रही है। मतलब ये अब ग्लेशियर की तरह काम नहीं कर रहा। ओह, इसका मरना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर संकेत है, खासकर हिमालयी क्षेत्र के लिए जो करोड़ों लोगों के लिए पानी का स्रोत है। हाँ, ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। दुनिया भर में और कौन सी अहम रिपोर्टें या घोषणाएं हुई जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए संक्षेप में? कुछ और बातें हैं, जैसे अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए, जिससे दुनिया भर में इनकी संख्या 229 हो गई। हालांकि भारत में अभी कोई जियो पार्क नहीं है। अक्टूबर 2024 में IUCN की पहली वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि दुनिया की 38% पेड़ प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है। 38%? हाँ, फिर नवंबर 2024 में UN हैबिटेट की विश्व शहर रिपोर्ट 2024 आई, जिसकी थीम थी शहर और जलवायु कार्रवाई। इसने शहरों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों और वहां घटते हरित स्थानों की ओर ध्यान खींचा। और सऊदी अरब में रियाद में मरुस्थलीकरण रोकथाम पर UNCCD COP16 बैठक हुई। वहां मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए $12 बिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता जताई गई और सूखे की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला IDRO भी शुरू की गई। ठीक है, तो ये थी 2024-2025 की पर्यावरण से जुड़ी कुछ मुख्य घटनाओं और पहलों की एक झलक। आर्द्रभूमि और बाघ संरक्षण में भारत की प्रगति से लेकर वैश्विक जलवायु वार्ता की धीमी गति और प्रदूषण की लगातार चुनौतियों तक। देखा जाए तो बहुत कुछ चल रहा है। इन सभी बिखरी हुए जानकारियों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या मतलब निकालें इसका? बिल्कुल, तस्वीर यही उभरती है कि ये सारे मुद्दे एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। देखिए, वेटलैंड का नुकसान होता है तो जलवायु परिवर्तन बढ़ता है, जिसका असर बाघों पर और पूरी जैव विविधता पर पड़ता है। वायु प्रदूषण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि वो जलवायु को भी प्रभावित करता है। तो इन जटिल समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग, जैसा हमने रामसर या UNFCCC में देखा, वो भी जरूरी है। और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और विविध नीतियां, जैसे भारत इथेनॉल मिश्रण में कर रहा है, या परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, या फिर संरक्षण क्षेत्रों में, ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और हाँ, मिशन लाइफ जैसी पहलें हमें याद दिलाती हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जो चुनाव हैं, वो भी मायने रखते हैं। सही कहा। आज की चर्चा से एक विचार जो मेरे मन में घूम रहा है, हमने UN हैबिटेट की रिपोर्ट में देखा कि शहर जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और वहाँ हरित स्थान, ग्रीन स्पेस कम हो रहे हैं। वही हमने गुरुग्राम की मातृवन पहल और इंदौर, उदयपुर जैसे शहरों में वेटलैंड संरक्षण के प्रयासों को भी देखा। तो क्या शहरी नियोजन और विकास के केंद्र में प्रकृति आधारित समाधानों को लाना, क्या ये भविष्य की कुंजी हो सकता है? क्या इस तरह के प्रयास न केवल शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला, रेजिलिएंट बना सकते हैं, बल्कि वहां रहने वाले लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं? ये सोचने का विषय है।